नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त 3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो मास्टर्स में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशल गेस्ट जो भारत के एक जाने माने क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट में से एक है। जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर गौरव मेहता। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले जानते हैं गौरव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपने स्टार्टअप और इनोवेशन में मास्टर्स किया है। आपको बिटकॉइन टॉक फोरम पर BTC इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहां सातोशी नाकामोटो, गेविन थेमॉस और कई बिटकॉइन प्रोटोकॉल टीम एक्टिव थी। आपने 2017 से कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ एज ए ब्लॉकचेन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर काम किया है। आप IIIT बैंगलोर, IIMR, NPTI दुर्गापुर और नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में TEDx स्पीकर और गेस्ट लेक्चरर रह चुके हैं, जहां आपने करीब 2 साल से क्रिप्टो टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन पर ट्रेनिंग भी दी है। फिलहाल गौरव जी सेटैक्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि भारत की पहली वेब3 अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन कंपनी है, जो ब्लॉकचेन की मदद से इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने में मदद करती है। तो आइए स्वागत करते हैं गौरव मेहता जी का इस शो में। गौरव मेहता जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार बाकी श्रोतागण। मेरा नाम है गौरव मेहता। मुझे यहाँ आके काफी पसंद आया। हम आपके क्रिप्टो से टैक्सेस तक की जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। क्रिप्टो में मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए हैं। पहले क्रिप्टो को तो पब्लिक समझती भी नहीं थी, इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी, लेकिन जब पिछले 4-5 साल से इंडिया में इसका काफी ज्यादा चलन बढ़ा है, काफी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। आज के डेट में करीब 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है जिनका अकाउंट है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में और जो रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में हूँ, तो कई बार ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जरूरत पड़ती थी कि देखे कि क्या ये पैसे कैसे मूव हुए हैं, कहाँ मूव हुए हैं। सो वो वर्क करते हुए पहली बार मेरा फोरेंसिक में एक्सपोजर हुआ। ओके। अब वहां से फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी सारे केसेस आने लगे जहां पे यंग बच्चे हैं जो क्लेम करते थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं आर्बिट्राज से, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से, माइनिंग से। क्योंकि हमारा इनकम टैक्स सिस्टम फेसलेस होता है, तो कभी भी कोई भी अधिकारी को ये केस मिल जाता था, बट उन्हें सपोर्टिंग नॉलेज नहीं था, उन्हें सपोर्टिंग आइडियाज नहीं थे कि ब्लॉकचेन ऑडिटिंग की कैसे जाती है, क्लेम वैलिडेशन किया कैसे जाता है। सो कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंट मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तब वहां मैंने उनको इन्फॉर्मेशन से ट्रेन, जो भी मेरी प्रैक्टिस या इन्फॉर्मेशन था वहां से ट्रेन करना चालू किया। तो ऑडिटिंग में तो मेरी कमांड ऑलरेडी थी, लेकिन फिर अधिकारी के साथ काम करके, टैक्स प्रोफेशनल के साथ काम करके टैक्सेशन में भी मेरी कमांड काफी अच्छी हो गई, करेक्ट, एंड नॉलेज गेन जिसके हुआ। कारण मुझे आज की डेट में ट्रेनर बनाया गया। तो सीधे टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। अब अगर क्रिप्टो स्पेस को लेकर भारत के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने 30% टैक्सेस जो लागू किए हैं, तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग के रूप में देख रही है क्या? ये सबसे पहली मार्केट की गलत धारणा है। अगर हम 30% टैक्सेस की बात करें तो 30% कोई नया नंबर नहीं है। एक सेकेंड हम गैम्बलिंग को हटा देते हैं। अगर हम इक्विटीज मार्केट या तो रेगुलेटेड मार्केट में जाते हैं तो वहां भी 20-30% टैक्स स्लैब है। 20% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सो इक्विटीज मार्केट जो कि रेगुलेटेड मार्केट है, नॉन मार्केट है, वहां भी हमें 30% टैक्स ब्रैकेट देखने मिलता है। ये पहला पार्ट। ओके। दूसरा पार्ट, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्रिप्टो में 30% टैक्सेस लगाएंगे। सो कहीं ना कहीं हम इसे एक इक्विटी मार्केट की तरह भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं करते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं। सो गवर्नमेंट ने ये उचित समझा कि इस समय हम इसमें 30% टैक्सेस लगाए। ये पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस था। ऑन द अदर एंड, क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग में ऑलरेडी गैम्बलिंग में ऑलरेडी 30% टैक्सेस लगे हुए थे पहले। अब जिनको मार्केट में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, जिन्हें टैक्स देना है, या तो जो क्रिप्टो के प्रोपोनेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग और क्रिप्टो को आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये नैरेटिव मार्केट में शेप हो गया है कि गवर्नमेंट इसे गैम्बलिंग की तरह देख रही है। ओके। जी नहीं, गवर्नमेंट इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं देख रही है। गवर्नमेंट इसे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट की तरह देख रही है, जिसमें अप टू 30% टैक्सेस पॉसिबल है। तो उन्होंने आज के डेट में 30% टैक्सेस लगाए। तो भारत में 30% टैक्सेस को लेकर जो आउटक्राइज दिखाई दे रही है, आपके इस पर थॉट्स क्या है सर? सर, आउटक्राई तो 10% टैक्सेस में भी रहेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई पैसे अर्न करता हूं, मुझे पैसे देना पसंद नहीं आता है। सबसे पहली चीज ये किसी भी इंसान की धारणा है। ऐसे बहुत सारे सिटीजन है जो बहुत प्रोएक्टिव है, जो समझते हैं कि उनके टैक्सेस जाके कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं रोल डेवलपमेंट, कंट्री सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल जिनका ये सोचना है कि इंडिया में करप्शन ज्यादा है तो हम पैसे क्यों दें, ऐसे थॉट प्रोसेस क्यों है। सो अगर हम
किसी इंडिविजुअल को देखे तो एक उनका इंडिविजुअल पार्ट होता है, एक उनका कंट्री स्पेसिफिक सिटीजन पार्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। सो अगर उनका सिटीजन स्पेसिफिक पार्ट ज्यादा अच्छा है तो हमेशा वो टैक्सेस पे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ग्रीडी इंडिविजुअल होते हैं तो हम टैक्सेस इवेट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर गवर्नमेंट ने 30% टैक्सेस नहीं, अगर 5% टैक्सेस भी लाया होता तो कहीं ना कहीं पब्लिक कहती कि 5% टैक्सेस क्यों, इसको टैक्स फ्री करिए, ये फ्यूचर है। सो दैट्स इंडिविजुअल रिएक्शन। जो 1% टीडीएस लागू होने के बाद से मार्केट वॉल्यूम गिर गई है, आपके अनुसार 1% टैक्सेस के पीछे सरकार का तर्क क्या था, क्या ये उचित है? ये मैं मानता हूं कि डेफिनेटली टीडीएस के बाद वॉल्यूम मार्केट का 60-70% डाउन हो गया है इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस में। आई एग्री विद दैट। अब दूसरा मैं आपको रीसेंट मार्केट सर्वे देता हूं जो पहली बार पब्लिक को पता लगा है। Okay. इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, जितनी भी बड़ी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज लेंगे, बाइनेंस, कॉइनबेस, क्राकेन, अभी रिसर्चर ने ये पता किया है या उन्होंने ये फाइंडिंग उनकी निकली कि अराउंड 40% ट्रेड ये बड़े एक्सचेंजेस में फेक है। अब हम 40% ट्रेड फेक की बात करते हैं, क्यों करते हैं? ये जनरली फेक ट्रेड होते हैं मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट को अननेसेसरली सेंटीमेंट चेंज करने के लिए, ताकि जो इनोसेंट इन्वेस्टर है उनसे हम स्मार्ट हो सके, उनसे हम पैसे मार्केट में कमा सके। दैट्स वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इंडियन गवर्नमेंट ये काफी अच्छे से जानती थी क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है, पार्ट वन। पार्ट टू, क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, मतलब मुश्किल से इंडिया में 5-10 लाख के ऊपर बिटकॉइन आई थिंक नहीं होंगी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। थर्ड पार्ट, क्रिप्टो में जितने भी ट्रेडर्स एक्टिव है, मेजॉरिटी आपके ट्रेडर या तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो मार्केट मेकिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ऐसे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां से क्रिप्टो की सेंटिमेंट शेप होते हैं। ग्रुप में कहीं 5,000 का टेलीग्राम का ग्रुप कहता है डोज कॉइन टू द मून, और पूरे लोग बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर डालने लगते हैं और मार्केट प्राइस पंप कर देते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम ये जाती है कि जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, जो कोई गांव का देहात का कोई बंदा है जिसने क्रिप्टो को सुन के समझा कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज है, उसने डोज कॉइन डाला, बट उसे ये नहीं पता कि एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। सो ऐसे जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो इस मार्केट में प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है एंड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी जिनके पास ऑटोमेटेड टूल या ऑटोमेटेड कैपेबिलिटी होती है वो हमेशा मार्केट में स्कैल्पिंग करके मेजॉरिटी पैसे कमा सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड करके बाय कोडिंग। सो गवर्नमेंट ये जानती थी कि हमको अगर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमको पहले अननेसेसरी ट्रेड्स को कम करना पड़ेगा, जो कि 1% टीडीएस से पॉसिबल होगा। पार्ट वन। पार्ट टू, क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। अब हमारे टीडीएस में जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया उसमें यह कहा गया है कि आपको डिडक्टी के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको 1% डिपॉजिट करना पड़ेगा। इससे ये हो रहा है जो भी काउंटर पार्टी ट्रेड में एक्टिव है उसका हमको इंफॉर्मेशन बताना ही पड़ेगा, और क्रिप्टो एनोनिमिटी कम से कम थोड़ी बहुत ट्रिम हो जाएगी। ये गवर्नमेंट के assumption थे, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये लॉ लाया, एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसा फीडबैक रहेगा होपफुली रेगुलेशन के बाद दे विल रिव्यू इट। तो अभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो क्रिप्टो टैक्सेस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिपेंड करता है आप किस टाइप के क्रिप्टो ट्रेडर है। अगर मैं वजीर एक्स में एग्जांपल, मैं इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ, मेरा सिर्फ वजीर एक्स में अकाउंट है, वहां मैंने 10 लाख रुपए जमा किए, एक साल बाद मैं देखता हूं कि मेरे वहां पे 20 लाख रुपए हो गए फॉर एग्जांपल। सो जनरल क्रिप्टो ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि अच्छा 10 लाख मैंने डाले, 10 लाख मेरी कमाई हुई, 10 लाख में 30% टैक्सेस मुझे देना, जो कि अराउंड 3 लाख रुपए आएगा, और वो टैक्स फाइल कर रहे हैं। बट ये गलत अप्रोच है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि आपके सेट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर आपने इथीरियम में पैसे कमाए और आपने अगर कोई दूसरी और कॉइन में आपने लॉस बुक किया है तो आप दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो हो सकता है आपका 3 लाख नहीं, 3 लाख से कम या तो 3 लाख से ज्यादा टैक्सेस है जो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर आप सिर्फ एक ही एक्सचेंज में एक्टिव है तो आप अपने अकाउंटेंट को एंगेज करके या तो आप मैनुअली खुद बाय सेल प्राइस को कैलकुलेट करके आप एक्सेल यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 एक्सचेंज में अकाउंट है तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप क्रिप्टो दूसरी जगह से ट्रांसफर कर रहे हैं पहली जगह में, पहली जगह से दूसरी जगह में, तब आपको डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी क्रिप्टो टैक्सेस सॉल्व करने में। ये कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में आपके आईएनआर में ट्रेड नहीं होता है, वहां पे डॉलर में ट्रेड होते हैं, यूएसडीटी में ट्रेड होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ते जाएगी जितने ज्यादा आपके अकाउंट्स होंगे और जितने ज्यादा आपके ट्रेडिंग प्लेसेस होंगी। और क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस और एनोनिमस के रूप में देखा जाता है, क्या ये टैक्सेस कलेक्शन के लिए बैड नहीं है?
जी नहीं, अभी ये धारणा है कि अगर मैं क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन करता हूं तो ना गवर्नमेंट इसे ट्रेस कर सकती है ना कोई और से ट्रेस करता है। ये सबसे गलत धारणा है। हम्म। अगर हम फंडामेंटली देखें तो बिटकॉइन या तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के कारण है, या तो ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी के कारण है, दोनों एक दूसरे के कारण है। जिसमें आपके जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो हमेशा आपके पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन में अवेलेबल है, ऑडिटिंग करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। करेक्ट। दैट मीन्स अगर हम 2009 में आज की डेट में मुझे सतोशी नाकामोटो का वॉलेट देखना है और मुझे ये देखना है कि उनके कितने क्रिप्टो करेंसी आए हैं, तो मैं जाके देख सकता हूँ उन्होंने किन किन को भेजा है, किस समय में भेजा है, वो भी मैं देख सकता हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं मेरे पास हिस्टोरिकल प्राइसेस है तो मुझे पता लग सकता है कि सतोशी नाकामोटो ने $10 में 1,000 बिटकॉइन इस पार्टी को ट्रांसफर किए थे, जिस भी पार्टी हो, लेकिन वो पार्टी का हम अभी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। राइट। सो पब्लिक ये सोचती है, या तो जनरल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मैंने किसी एक्सचेंज में बाय किया, वहां से मैं मेटामास्क में मूव कर दूंगा, या तो नॉन केवाईसी वॉलेट में मूव कर दूंगा, या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में मूव कर दूंगा, पता नहीं लगेगा। बट ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि समय के साथ गवर्नमेंट भी कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है इसकी ऑडिटिंग की, इसकी मॉनिटरिंग की, और ये काफी आसान हो जाता है ऑटोमेटेड मशीन लेवल में मॉनिटर करना कि क्या किसी इंडियन कस्टमर का इंटरनेशनल एक्सचेंज में अकाउंट है या नहीं है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैक्स इविजन इसमें बहुत आसान है, या तो गवर्नमेंट कभी इसके आपके टैक्सेस की लाइबिलिटी या तो आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में पता नहीं लगा सकती, तो ये आपकी बहुत ज्यादा गलत धारणा है। भारत में लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स पेयर्स है। क्रिप्टो में टैक्स कलेक्शन की स्थिति क्या है सर? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इंडिया में फॉर्मली 8 करोड़ लोग ने इनकम टैक्स फाइलिंग किया है। और हम जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अभी क्रिप्टो टैक्सेस देंगे तो आप उसे डिस्क्लोज करेंगे इनकम इन अदर सोर्सेस। सो आई कैन नॉट बी श्योर, बट बिकॉज आई वर्क विद फ्यू ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट, सो मुझे जहां तक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि नॉट मोर देन 30,000 पीपल हैव फाइल्ड क्रिप्टो टैक्सेस। इसका कारण हो सकता है लॉस हो, इसका कारण हो सकता है उन्हें क्रिप्टो टैक्सेस में हेल्प ना मिली हो, क्योंकि जब हम चार्टेड अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट क्रिप्टो टैक्सेस करने की केपेबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आज भी सोचते हैं कि क्रिप्टो टैक्सेस, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, और अगर वो ऑडिटिंग भी करना चाहते हैं या कस्टमर को सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो उन्हें ब्लॉकचेन ऑडिटिंग पता नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसे काफी सारे बैरियर्स है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मे बी उस कारण से हो सकता है इन्वेस्टर्स ने टैक्स ना दिया, ऐसी मेरी धारणा है। इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर अभी जो कॉलेजेस और स्कूल्स है उसमें भी वो सिलेबस होना चाहिए खास करके भविष्य में। जी, अभी हम देखेंगे तो आपके फाइनेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे हम बाय नाउ पे लेटर देखें, या तो ऑनलाइन कॉमर्स देखें, या तो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग देखें, या इमर्जिंग क्रिप्टो देखें। और हमने ये भी देखा है कि हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ों के स्कैम इंडिया में हुए फाइनेंशियल डोमेन में, स्पेशली अभी जैसे चाइनीज ऐप। एब्सोल्युटली। अगर हम बच्चों को बचपन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या तो बेसिक साइबर अवेयरनेस, या तो बेसिक फाइनेंशियल चीजें जो आ रही है मार्केट में, जिनका चलन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, अगर उनके बारे में सेंसिटाइजेशन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक वेल एडुकेटेड इकोनॉमी बनेगी जो कि Correct. हमको ऐसे अननेसेसरी स्कैम्स और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने से बचा सके। Right. सो यस, लिटरेसी ऑन द स्कूल लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, कॉइनबेस आदि पर लाखों के तादाद में भारतवासी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आपकी टैक्स एडवाइस क्या है? सो मेरा ये कहना है, आप सोच रहे हैं कि परहैप्स आपके पासपोर्ट या तो आपकी केवाईसी गवर्नमेंट को विजिबल नहीं है क्योंकि यूएस के अकाउंट है, या तो चाइना के अकाउंट है, या तो सेशल्स के अकाउंट है। आई कैन अश्योर यू दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग डे एंड नाइट कि ताकि वो ये जान सके कि क्रिप्टो कैसे वर्क कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री। निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा है कि हम इंटरनेशनल कंट्रियों के साथ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क ला रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसका ये मतलब है कि हम एज अ कंट्री हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो कैसे वर्क कर रहा है, कौन इन्वेस्टर कहाँ पे एक्टिव है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कुल मिला के प्रॉपर डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस फैसिलिटेशन होगा ये कंट्री के बीच में। सो हो सकता है 6 साल तक गवर्नमेंट को एक्सेस ना हो बाइनेंस का, बट ये सिचुएशन समय के साथ चेंज होगी, और ऑलरेडी काफी सारे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एक्सचेंजेस डेटा शेयर कर रहे हैं। हम मेटामास्क, हार्डवेयर और ऑफलाइन वॉलेट जैसे नॉन केवाईसी अकाउंट्स के लिए टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? संदीप जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
सो जनरली क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक, मैं जाता हूँ किसी एक्सचेंज में, वहां पे मैं जाके अपना आधार कार्ड या तो केवाईसी करवाता हूँ और अकाउंट क्रिएट करवाता हूँ, जिसे हम कहते हैं केवाईसी अकाउंट। राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं अपना घर में बैठे हजारों वॉलेट बना सकता हूँ। अब मार्केट में मुझे पता नहीं ये कैसे इंफॉर्मेशन है, लोग ये सोचते हैं कि जब मैं अपने कंप्यूटर में नॉन केवाईसी वॉलेट बनाऊंगा तो इसका किसी को पता नहीं लगेगा, या ना गवर्नमेंट पता कर पाएगी ना कोई और इसे पता कर सकता है। परफेक्ट बात है। जब मैं अकाउंट अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर रहा हूं तो किसी गवर्नमेंट या किसी भी एक्सचेंज या किसी और को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये अकाउंट क्रिएट करके क्या करूंगा, इसमें क्रिप्टो तो है नहीं। सो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से मुझे क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं अपने फ्रेंड को कहूँ क्रिप्टो दे दे, या तो मैं अपने जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं उनको कहूँ आप क्रिप्टो दे दीजिए, या तो मैं अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज से हो सकता है क्रिप्टो ट्रांसफर करूं, कहीं ना कहीं से मैं उसमें क्रिप्टो तो मांगूंगा। सो जब ये क्रिप्टो ट्रांसफर होता है दैट मीन्स आपका अकाउंट ब्लॉकचेन के नेटवर्क में आ जाता है। नेटवर्क में आ सो जाता है, अगर करेक्ट। अगर आपके रिलेटिव का अकाउंट कॉइन बेस में है, सो नाउ कॉइन बेस को ये पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इनको अकाउंट को में सॉरी इनने अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किए है। सो इट बिकम्स प्रीटी इजी टू ट्रैक दोस काइंड ऑफ वॉलेट। करेक्ट। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अभी आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है एग्जांपल, हमें ये नहीं पता कि ये दुनिया में कौन कौन से शहर में या तो इंडिया के कौन कौन से शहर में किस किस के पास रहा है ये आपके पास आने के पहले। राइट राइट राइट। लेकिन क्रिप्टो में ये होता है कि 1 रुपए भी कहाँ से पहली बार उसकी मिंटिंग हुई हाँ, है, कहाँ मिंटिंग पे हुई किस है। वॉलेट में पहली बार वो हम माइनिंग के द्वारा क्रिएट किया गया है, और कहाँ से पूरी दुनिया से वो पैसा घूम के आ रहा है। ये पहला पार्ट। ग्रेट दूसरा एग्जांपल। पार्ट, अगर वो 1 रुपए मुझे पता है आपके पास है, और 1 रुपए में से मैं अगर एग्जाम्पल 50 पैसे में किसी और वॉलेट में भेज दूं, हम्म। तो वो 50 पैसे भी आपको इनफ हो जाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की फंजेबिलिटी है जो कि आप ब्रेक कर सकते हैं और पूरा ट्रैक कर सकते हैं। राइट। सो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर मेरा ऑफलाइन नॉन केवाईसी मेटामास्क वॉलेट, अगर मेरे पास 1 रुपए भी किसी केवाईसी वॉलेट या नॉन वॉलेट से आता है, दैट मीन्स योर वॉलेट इज ट्रैकेबल एंड इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। तो हम एनएफटी, डीफाई, डेक्स और डाउस के लिए टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सो एनएफटी आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट है। आई मीन लास्ट ईयर अराउंड $37 बिलियन के एनएफटी ट्रेडिंग हुई थी। जब हम एनएफटी की बात कर रहे हैं तो हम एक बार समझ, सिंपल श्रोता के लिए हम ये कहते हैं कि हम टेक्निकल वर्ड में नहीं जाते। एनएफटी, डीफाई, डेक्सेस, एनएफटी को हम एक कॉइन की तरह लेते हैं। सो जब मैं कोई एनएफटी बाय कर रहा हूं तो या तो मैं उसे फ्री में ले रहा हूँ मिंटिंग करके, या तो मैं उसे कुछ इथीरियम या तो बिटकॉइन या तो पैसे ट्रांसफर करके खरीद रहा हूँ। करेक्ट। सो वो मेरा एनएफटी का एक्विजिशन कॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स मैंने वो एनएफटी को कुछ रुपए में खरीदा है। अब मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेल भी आपका ब्लॉकचेन में डायरेक्टली होता है। सो जब मैं सेल कर रहा हूँ तो उसके एवज में मुझे इथीरियम मिलते हैं। सो उस समय जो मार्केट में इथीरियम का प्राइस है वो मेरा सेल प्राइस हो जाता है। इससे हम हमारा बाय प्राइस और सेल प्राइस से हम कितना गेन हो रहा है और कितना टैक्सेस ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज जब मैं डेक्सिस में हो सकता है यूनिफाई हो, जहां पे मैंने एक इथीरियम स्टेकिंग में डाला हो और वहां से मुझे रिटर्न इथीरियम रिवॉर्ड मिल रहे हैं ऑन द मंथली बेसिस। सो इसमें भी हम ऑटोमेटेड लेवल में हम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन इकोनॉमी में कन्वेंशनल चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? संदीप जी, बहुत उम्दा क्वेश्चन आपका। काफी लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज में भी इलीगल नहीं है, मे भी कल इलीगल होगा। हमें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी, प्रोबेबली रेगुलेट ही करेगी जैसा गवर्नमेंट ने अक्रॉस द वर्ल्ड कहा है। नाउ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसके नीचे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वेब3 टेक्नोलॉजी है, ये एक नए तरीके का साइज्मिक शिफ्ट है। मतलब हम पूरे एक नया वर्ल्ड बना रहे हैं जो कि आंसरेबल है, ऑडिटेबल है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके नीचे आपकी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जो कि एक तरीके का खाता बही है, बुक कीपिंग है। करेक्ट करेक्ट। अब अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटिंग करना। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बुक को देखना, बुक बिल्ड करना कि ये बुक सही बनी है कि नहीं है, हम इससे हमें कितने टैक्सेस देना है, ऑडिटिंग करना है, ऑल दोस्त। सो अगर हम क्रिप्टो को हटा भी दे कुछ देर के लिए, सो कल के डेट में डाउ इज गोइंग टू बी वेरी बिग इकोनॉमी। आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये बहुत बड़े आपकी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनकी प्रैक्टिस है आपके ऑडिटिंग करना कन्वेंशनल बुक, जैसे कि हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या तो हम कोई बुक कीपिंग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो चार्टेड अकाउंट को ये टीच किया जाता है कि आप इसको ऑडिट कैसे करें, इसको कैसे पढ़ें। लेकिन जो यंग चार्टेड अकाउंटेंट या ऑडिटर है उनके लिए
बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है ये इमर्जिंग ब्लॉकचेन स्पेस में, जहां पे ऑडिटिंग के पूरे नए रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पूरी इंस्टीट्यूशन से बिल्ड हो रहे हैं आपके ब्लॉकचेन में। सो जो भी आज चार्टेड अकाउंटेंट जो इस ब्लॉकचेन के ऑडिटिंग को प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, समझता है, आई थिंक उनके लिए एक एडवांटेज रहेगा और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं, आपको क्या लगता है ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके पास ये इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गई है, मतलब उस पर प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दी है? करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूएस का। यूएस इज सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सो यूएस में सीपीएस होते हैं हमारे। सो सीपीएस ऑलरेडी क्रिप्टो टैक्सेस के सोल्यूशन पे रिलाय करते हैं। वो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, ताकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की ऑडिटिंग के लिए वो कम्पिटेंट हो। राइट। अब क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अपडेट होने में टाइम लगता है, फॉर्मलाइजेशन में टाइम लगता है। अभी भी क्रिप्टो करेंसी प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है यूएस में। सो आई बिलीव जैसी क्रिप्टो करेंसी फॉर्मली रेगुलेट हो जाएगी यूएस में, तो वहां के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है वो आपके क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन ऑडिटिंग के कोर्सेज भी इंटीग्रेट कर लेंगे अपने एजुकेशन मॉड्यूल्स में। लेकिन अभी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, जो ये कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और इसका ट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। इंडिया में हम भी कुछ ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं क्रिप्टो टैक्सेस में, ब्लॉकचेन ऑडिटिंग में, ताकि वो फ्यूचर रेडी रहे और इंडिया कैन बी अगेन अ सुपर पावर इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। चार्टर्ड अकाउंट को ही हम लोग एक क्वेश्चन को एक आगे फॉरवर्ड करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन का हिस्सा कैसे हो सकता है और भारत में इसकी डेवलपमेंट क्या है? जी, अगर हम कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने आईसीएआई से एजुकेशन कंप्लीट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उन्हें काफी नॉलेज है। आई मीन उन्हें कंप्लीट नॉलेज है कि ऑडिटिंग कैसे करना है और उन्हें बुक कीपिंग कैसे देखना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उनके पास वो पार्ट है। अब उन्हें ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ब्लॉकचेन में अगर उनका कोई क्लाइंट है जो कहता है कि सर मुझे 1 इथीरियम मिला है, यूएस के मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया है, तो उसने मुझे 1 इथीरियम एज अ पे किया है। तो हो सकता है मैं ये अपने ब्लैक पैसे को कन्वर्ट करके लाया हूं, या तो हो सकता है एक्चुअली मुझे किसी यूएस की कंपनी ने ट्रांसफर किया हो। सो आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट केपेबल नहीं है कि ब्लॉकचेन में जाके ऑडिट कर सके, या तो इंडिविजुअल उनके क्लाइंट्स उनके क्लेम को वेरीफाई कर सके। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसे ब्लॉकचेन में ऑडिटिंग क्रॉस वेरिफिकेशन करें, ये पहला पार्ट। और इनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या एनएफटी है, कैसे एनएफटी बनता है, कौन से राइट एनएफटी है, कौन से फॉल्स एनएफटी है, कौन से स्कैम्स कॉइन्स है, कौन से कॉइन को कैसे हमको वेरीफाई करना है, क्रिप्टो पेमेंट कंपनी कैसे वर्क करती है, माइनिंग कंपनी कैसे वर्क करती है। सो ये उनके लिए नॉलेज काफी जरूरी है। अगर उन्हें ये बेसिक नॉलेज मिल जाता है, सो वो अपने आप ही आराम से क्रिप्टो करेंसी की ऑडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज ऑलरेडी है ऑडिटिंग्स के। ओके, हम फिर से टैक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या सरकार नियर फ्यूचर में टैक्सेस कम करेगी? मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस जो रखा है, ये उन्होंने रेगुलेशन के अभाव में जो उनके पास अवेलेबल चीज है उसको यूज किया। सो वंस रेगुलेशन आ जाते हैं, इकोसिस्टम मैच्योर हो जाता है क्रिप्टो करेंसी का, देन डेफिनेटली टैक्सेस कम होगी। मुझे काफी सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने सेट ऑफ लॉज भी अलाउड नहीं किया है इंडिया में, ये तो गलत है। मैं ये उनसे ये कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। Absolutely. यहाँ पे हजारों लाखों कॉइन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। कुत्ता कॉइन, बिल्ली कॉइन, कल की डेट में गधा कॉइन आ जा रहा है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं गधे कॉइन में एग्जाम्पल इन्वेस्ट कर देता हूं और मेरा कल की डेट में 1 लाख रुपए लॉस हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल। अब मैं जाके कहता हूँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मेरे को बिटकॉइन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है और मेरे को गधा कॉइन में 1 लाख रुपए लॉस हुआ है, प्लीज आप दोनों को सेट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब पहली चीज है, ये गधा कॉइन तो कोई भी बना सकता है। मैं गधा हूं जिसमें मैंने गधे कॉइन में डाला है पैसा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के कोड ओपन है, बिटकॉइन के कोड ओपन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में बना सकता है। तो अच्छी बात भी और बुरी बात भी। सो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ये भी कहना है कि भैया आप इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो आप ये देखिए गधे कॉइन या तो अननेसेसरी कॉइन जिसमें कोई बैकिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, उसमें मत डालिए, क्योंकि आपका पैसा भी प्रोटेक्टेड नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये टैक्सेस और सेट ऑफ लॉसेस का उन्होंने ऐसा अप्रोच बनाया है कि टेम्पररी पीरियड के लिए प्रोटेक्शन मिले इंडियन इकोसिस्टम को। सो जब रेगुलेशन बन जाएंगे, अभी मार्केट में जो फीडबैक्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन दैट, वो रिव्यू करेंगे और डेफिनेटली क्रिप्टो टैक्सेस को कम करेंगे, बिकॉज दिस इज एनीवे द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। सर, आखिरी सवाल,
क्रिप्टो ट्रेडर्स को आपकी क्या एडवाइस है और सेटेक्स इस पर किस तरह से काम कर रहा है? सो केटैक्स क्रिप्टो टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। जब क्योंकि हमारी ग्राउंड प्रैक्टिस हमने ये समझा कस्टमर टैक्सेस पे करना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है क्रिप्टो टैक्सेस पे करने की, बट वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्रिप्टो को कैसे हम कैलकुलेट किया जाए, टैक्सेस क्या लायबिलिटी। सो हमारा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, हमारा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो ऑडिटिंग टैक्सेशन में। सो हमने कहा क्यों ना हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जहां पे सिर्फ कस्टमर को अपने ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट अपलोड करना पड़े, या तो उनको सिर्फ एक्सचेंज के अकाउंट कनेक्ट करना पड़े, हम उनका पूरा बुक्स बिल्डअप कर देंगे, बुक कीपिंग कर देंगे और उसके साथ टैक्सेशन कैलकुलेट भी कर देंगे, ताकि कस्टमर वो रिपोर्ट लेके डायरेक्ट सीएस को दे सके या तो खुद ही टैक्सेशन फाइलिंग कर सके। करेक्ट करेक्ट। ये पार्ट है। हमारा विजन ये नहीं है कि हम कस्टमर को सिर्फ टैक्सेस में हेल्प करें। गवर्नमेंट जब लॉ लाती है, तो गवर्नमेंट जब किसी इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है तो उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो अब गवर्नमेंट ने जब 30% टैक्सेस लाया तो उनकी कैलकुलेशंस होगी कि हो सकता है 3000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़ हमें टैक्सेस मार्केट से कलेक्ट होंगी। जब वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगी तो गवर्नमेंट ये धारणा बनाती है कि मार्केट टैक्स इवेजन कर रहा है, दिस इज अ इलीगल मार्केट, दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम। सो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाती है। सो हमारा विजन ये जो गवर्नमेंट की गैप है और जो क्रिप्टो ट्रेडर्स की गैप है, उनके बीच को हमको कम करना पड़े, ताकि गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल रहे, क्रिप्टो ट्रेडर्स भी कंफर्टेबल रहे। सो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडर्स के कि आप सोच रहे हैं कि परहैप्स टैक्सेशन आपकी गवर्नमेंट पता नहीं कर पाएगी, तो ये मैं पहला आपको कहना चाहूंगा कि नहीं, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, आपकी पूरी बुक्स बिल्ड हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिस सेंड करना चालू कर दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एटलीस्ट 10,000 मोर नोटिस आर इन पाइपलाइन, जो कि आपको कुछ समय मार्केट में रिलीज होगी। सो पहला चीज, हमको लॉन्ग टर्म विजन देख के क्रिप्टो टैक्सेस की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा एज एन क्रिप्टो ट्रेडर इन्वेस्टर, बिकॉज आज मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरी बुक्स ट्रांसपेरेंट हो रही है, मैं बिल्ड कर पा रहा हूं, लेकिन कल मुझे वो वापस एक्टिविटी करनी पड़ी 1 साल बाद, तब गवर्नमेंट के थ्रू मैंडेटेड होगी, मुझे ज्यादा फाइन लग सकते हैं, मुझे पेनल्टी लग सकती है, परहैप्स मैं अपनी बुक्स को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2, अगर हम टैक्सेस पे करेंगे प्रोएक्टिवली तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का इतना स्ट्रांग रुख है क्रिप्टो इकोसिस्टम की तरफ, वो सॉफ्टन होगा और हमें और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमें और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो दैट्स फ्यू सेंस फ्रॉम माय साइड। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया और बहुत बड़ी क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर आपने जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप जी। आगे भी हाँ आपसे इसी तरह का सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी जी। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव मेहता। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अभी लाइक और शेयर करें, और हाँ आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वेब3 जगत के हर अपडेट के लिए 3.OTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ स्पेशल शो को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।